Hello students, today we are going to begin with a new chapter that is probability. Very interesting, very important as well. लेकिन इस चैप्टर को करने से पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप PNC परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को अच्छे से कर लें. विदाउट डूइंग इट डू नॉट गेट इनटू प्रोबेबिलिटी. फिर आपको लगेगा कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है. ऐसा कोई भी टैगिंग हम अपने लिए नहीं करना चाहेंगे किसी भी चैप्टर को लेके, क्योंकि अगर हमने एक बार टैग लगा दिया ना फिर वो बहुत मुश्किल से दूर होता है. ठीक है, तो पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से तैयारी करने के बाद ही यू गेट इनटू दिस. यू आर गोइंग टू फाइंड इट वेरी सिंपल. ठीक है, अब जो टॉपिक्स हम यहाँ कवर करेंगे आप देख लें. सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट and understanding of sample space, then events में जो different kinds of events, we'll come over to it one by one. then probability of an event, और जब हम probability की बात करते हैं तो हम chances की बात करते हैं. तो chances को mention करने के क्या क्या तरीके होते हैं और किस किस तरह से वो calculation हो सकता है. then algebra of probability that we are going to discuss. तो इसके different cases I have written down. next अब आप देखें, इसी में हम continue करेंगे with conditional probability, another very important topic. then multiplication theorem of probability, independent and dependent events, total probability theorem, then Bayes theorem, random variable and probability distribution, mean, variance, standard deviation, सब पे questions आते हैं. then binomial probability distribution is mean, variance and standard deviation. बस यही है हमारा complete syllabus. ठीक है, let's just go ahead one by one. first of all, understanding of a random experiment. कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चांसेस की बात तो हम वहीं पे करते हैं जहाँ पे कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी हो सकता है. राइट, अगर हम आउटकम को प्रेडिक्ट ही कर पाएँ तो वहाँ प्रोबेबिलिटी की क्या बात होगी. वहाँ पे तो हम एग्जैक्टली कह सकते हैं ना कि यही होना है. तो प्रेडिक्शन तो वहीं पे आता है जहाँ पे अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है. कोई चीज़ अगर सर्टेन है तो वहाँ प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन नहीं होता. ठीक, सो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर दोज एक्सपेरिमेंट्स फॉर व्हिच आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. ठीक, जैसे कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. लेकिन अगर हमने ऐसा कॉइन लिया जिसके दोनों तरफ हेड ही है तो वहाँ पे कोई प्रेडिक्शन की बात नहीं आ रही, क्योंकि एक ही आउटकम है, हेड ही है, 100% चांस है कि वही आना है. राइट, और उसी तरह से अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं तो 1 से 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है. और पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में से अगर वो वेल शफल्ड है, हम रैंडमली एक कार्ड को पिक करते हैं, दैट कार्ड कैन बी एनीथिंग. ठीक है ना. सो दोज आर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स फॉर व्हिच आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. ठीक है. सेकेंड, सैम्पल स्पेस. जब हम किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या रिजल्ट आएगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, कि जो भी हमारा आउटकम आएगा वो कौन से लिस्ट से होगा, वो क्या क्या हो सकता है, उसकी कंप्लीट पॉसिबिलिटी क्या होगी. राइट, जैसे कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, वी विल से द सैंपल स्पेस इज आइदर ए हेड और ए टेल. सो सैंपल स्पेस इज ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. ये एक सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम. फाइन, कई बार हम उस आउटकम की लिस्ट बनाते हैं अगर उसमें कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो विल नेवर प्रिपेयर द लिस्ट, रादर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस विल बी इनफ फॉर डीलिंग. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि एक कॉइन को हमने 20 टाइम्स टॉस किया, तो अगर 20 टाइम्स हम टॉस कर रहे हैं तो लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम में कितने एलिमेंट्स होंगे. तो 20 टाइम्स आपने किया है तो 20 स्लॉट्स आ गया. तो फर्स्ट टाइम जब आपने उसे टॉस किया, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, 2 ways and 2 ways and 2 ways, 2 रिपीटेडली मल्टीप्लाई 20 टाइम्स. तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, उस लिस्ट में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 2 power 20. लिखना तो प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो उन डीलिंग में ये नंबर ही सफिशियंट होगा. फाइन, और यहाँ पे एक और चीज़ भी देख लें, अगर हम एक सिंगल कॉइन को 20 टाइम्स टॉस करते हैं या 20 कॉइन्स को एट वंस टॉस करते हैं, दोनों का सैम्पल स्पेस सेम ही होगा. ठीक है, इन द सेम वे इफ आई टेक ए डाइस एंड आई रोल इट 20 टाइम्स, तो मेरे पास जो टोटल आउटकम बनेंगे होगा 6 × 6 × 6. हर प्लेस पे 6 चॉइसेस विल बी देयर, सो 6 power 20 आउटकम विल बी देयर. तो एक सिंगल डाइस को मैं 20 टाइम्स रोल करूं या 20 डाइस को मैं एट वंस रोल करूं, दोनों का सैम्पल स्पेस सेम ही आएगा. क्लियर है. अब कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा तो सैम्पल स्पेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी की जो डीलिंग हम करते हैं
वो हम किसी इवेंट के लिए करते हैं। जैसे कि इफ आई से ए डाइस इज रोल्ड, तो ये क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सैम्पल स्पेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। तो सैम्पल स्पेस की लिस्ट अगर आप देखना चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट के साथ लिंक्ड है, ठीक। अब अगर क्वेश्चन कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5, तो इस लिस्ट में हमारे पास ग्रेटर देन 5 तो एक ही एलिमेंट है, ठीक है। क्या ये एक सबसेट है ऑफ द सैम्पल स्पेस? यस। तो ये हो गया एक इवेंट। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन एक इवेंट का होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है, सैम्पल स्पेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हमें फाइंड करने के लिए कहता है वो हमेशा एक सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का, और हमें प्रोबेबिलिटी एक इवेंट का फाइंड करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के डिस्कशन पे अभी हम आएंगे। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इवेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ओके। तो इवेंट इज नथिंग बट ए सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, फाइन। सैम्पल स्पेस का ये एक पार्ट है, राइट। अब टाइप्स ऑफ इवेंट्स, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स। ये कंपाउंड है बेटा। सिंपल इवेंट मीन्स सच इवेंट्स जिसके पास, अगर मैं इवेंट का नाम ए दूँ ना, तो जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसे हम कहते हैं सिंपल इवेंट। एंड कंपाउंड इवेंट मीन्स सच इवेंट्स व्हिच हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन 1, 2, 3, 4, 2 ऑनवर्ड्स कुछ भी आ जाए, ठीक है। दिस इज केस ऑफ ए कंपाउंड इवेंट, फाइन। देन इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली दैट मीन्स उनके चांसेस ऑफ ऑकरेंस सेम होना चाहिए। जैसे इन केस ऑफ टॉस ऑफ ए कॉइन, अगर वो अनबायस्ड कॉइन है तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। हम कहते हैं ना 50-50% चांस, तो यहाँ पे हम कहेंगे इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड एंड इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल बोथ आर इक्वली लाइकली, ठीक है। उसी तरह से इन केस ऑफ रोलिंग ए डाइस, getting number 1, getting number 2, 3, 4, 5, 6, these are all equally likely in case of a fair dice, in case of an unbiased dice, ठीक है। नेक्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नाम ही क्लियर कर देता है। सच इवेंट्स म्यूचुअली आ रहा है ना, तो एक से ज़्यादा का इन्वॉल्वमेंट है। सो लेट मी टेक 2 इवेंट्स E1 एंड E2। अगर दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट ना हो, नथिंग इन कॉमन, एक का एग्जिस्टेंस दूसरे को एक्सक्लूड कर देता है। एक में जो एलिमेंट है उनमें से कोई भी एलिमेंट दूसरे में नहीं आना चाहिए। सच इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फाइन। व्हेनेवर इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स इज अ नल सेट, देयर इज नथिंग इन कॉमन, such events are called mutually exclusive. Or you can say existence of one event rules out the possibility of existence of the other, then such events are called mutually exclusive. But simple way में ना बच्चा, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, that's it, fine. तो क्या आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपने लिए फ्रेम कर लें, कॉइन के केस में, डाइस के केस में, कार्ड्स के केस में, जो हम कॉमनली यूज में लेते हैं, अदरवाइज यू कैन इन्वॉल्व एनी सिचुएशन, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल फ्रेम करके देती हूँ। लेट्स सपोज इन केस ऑफ रोलिंग ए डाइस, ये है सैम्पल स्पेस। इफ आई से इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, सेकेंड इज इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेट्स टेक इन केस ऑफ ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, आई एम ड्रॉइंग वन कार्ड, सो दैट वन कार्ड कुड बी ए ब्लैक कार्ड, और सेकेंड इवेंट इज गेटिंग ए डायमंड। हमें पता है डायमंड कार्ड्स आर ऑल रेड एंड गेटिंग ए ब्लैक कार्ड, तो दोनों में कुछ भी कॉमन तो हो नहीं सकता। आई जस्ट होप कार्ड्स की पहचान सबको है, अगर नहीं है तो पहले चेक कर लें, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स के क्वेश्चंस भी हमें मिलेंगे। नेक्स्ट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव हम कहते हैं ना, कई बार व्हेन वी डू लॉट ऑफ वर्क वी से आई हैव एग्जॉस्टेड ऑल माय एनर्जी, ऐसे कहते हैं। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स मीन्स अगर हमारे पास एक सेट ऑफ इवेंट्स है और उन्होंने मिलके पूरे सैम्पल स्पेस को यूज कर लिया। What I mean is, let's suppose I have E1 and E2 as two events, and इन दोनों का जो यूनियन है वो complete sample space ही है। So I'll say E1 and E2 are a pair of exhaustive events. अगर तीन events साथ में मिलके they exhausting the complete sample space, मतलब उनका जो यूनियन है वो sample space हमें दे रहा है। So we'll say these three events together are exhaustive. अगर एक ही event है जो पूरे का पूरा sample space को यूज कर रहा है, we'll say that single event is exhausting the complete sample space, ठीक है। But mostly we use a set of exhaustive events, मतलब एक से ज़्यादा event हमारे पास होता है जिनका यूनियन पूरे का पूरा sample space create होता है, तो we call them as set of exhaustive events, fine.
देन लास्ट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। बच्चे ऐसे समझें, लेट्स सपोज दे आर टू फ्रेंड्स ए एंड बी। मैंने एक सिंगल क्वेश्चन दिया दोनों को सॉल्व करने के लिए। इफ दे आर सिटिंग साइड बाय साइड एंड दे आर इन्वॉल्वड इन इंटरैक्शन, सो वी विल से probability or chances of A is able to do or not able to do may affect chances of B is able to do or not able to do, because there is a discussion involved, there is a communication involved, they may discuss and solve the question. ठीक है, so एक कर पा रहा या नहीं कर पा रहा will affect the other कर पा रहा या नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे उनका कर पाने या नहीं कर पाना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, so it's a dependent situation। लेकिन if I keep these two persons in two different rooms and I bar all kinds of communication between them, then in that case A कर पा रहा या नहीं कर पा रहा, no way will affect B is able to do or not able to do. Now they are going to function independently, right? तो ये जो सिचुएशन है ये इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, पहले वाला डिपेंडेंट था, बस उसी को आपको मैथमेटिकली इंटरप्रेट करना है और वो किस तरह से करेंगे। एंड माइंड इट, ये हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम इसका सिर्फ डेफिनेशन को कवर करेंगे, इसे समझेंगे, and later we are going to discuss everything in detail related to these events। ठीक है, क्वेश्चंस भी हम करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। नाउ इफ आई डिफाइन इट मैथमेटिकली, कैन आई से ए एंड बी अगर दो इवेंट्स है, इफ ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए डज नॉट अफेक्ट ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ बी, then they are independent of each other, they are two independent events। so what I said is A का होना या ना होना B के होने या ना होने को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करता है, then they are called a pair of independent events। फाइन बेटा, अदरवाइज they are dependent। डन। नेक्स्ट देखें, नाउ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट क्या है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन हमेशा किसी इवेंट का ही किया जाता है, एंड द वे वी राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, बट विल ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर फॉर इट। एंड अगर इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस को मैं एसएस लिख रही हूँ, अगर ये एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट है, और जो इवेंट ए है डेफिनेटली सैंपल स्पेस का ही एक पार्ट है, ये एक सबसेट है, तो ये भी फाइनाइट ही होगा। जब भी सैंपल स्पेस फाइनाइट है तो ए इज बाउंड टू बी फाइनाइट सेट। तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज द डेफिनेशन, जिसे हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ द इवेंट ए अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस। मतलब टोटल में से कितना पार्ट उस पर्टिकुलर इवेंट को फेवर करता है। ठीक है, सो दिस विल गिव अस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्रोवाइडेड द सैंपल स्पेस इज फाइनाइट। इनफाइनाइट के लिए आप ये यूज नहीं कर पाएंगे, ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन विल गेट इनटू दैट फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या है? जो n ऑफ एस है दैट मस्ट बी ए फाइनाइट नंबर। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक आई रोल ए पेयर ऑफ डाइस, ठीक है, 2 डाइस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट लेते हैं सम आज 7, सेकेंड पार्ट लेते हैं एटलीस्ट 1 6। जब ने पेयर ऑफ डाइस रोल किया, कहीं ना कहीं किसी न किसी पे 6 जरूर आना चाहिए। थर्ड केस ले लेते हैं गेटिंग ए डबलेट। डबलेट का मतलब दोनों की आउटकम सेम, 1 1 या 2 2 3 3 लाइक दैट। ठीक, एक एक को देखें। सबसे पहले जब भी आप प्रोबेबिलिटी से डील कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस से बिगिन करें। इस केस में जब हमने एक पेयर ऑफ डाइस को रोल किया है तो सैंपल स्पेस पूरा लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप n नंबर ऑफ डाइस को रोल करते हैं तो हमें पता है सैंपल स्पेस के पास 6 पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी क्रिएटेड। तो इस केस में 6 स्क्वायर दैट मीन्स 36 एलिमेंट्स आ देयर। हम लिस्ट नहीं बनाएंगे। 36 बनाना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप मैट्रिक्स बनाते हुए इस तरह से फ्रेम कर सकते हो, बट विल नॉट गेट इनटू इट, विल लर्न हाउ टू डू देम डायरेक्टली। तो सम आर 7, तो लेट मी टेक व्हाट आउटकम दैट आई हैव इज x, y, ऑल व्हाट आई वांट इज x प्लस y मस्ट बी 7। और हमें पता है डाइस के केस में 1 से 6 तक की आउटकम पॉसिबल है। तो अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 6 होगा, अगर ये 2 है तो ये 5 होगा, एंड सो ऑन। ये रिवर्स होके ये स्टॉप हो जाएगा। तो इतने ही केसेस की पॉसिबिलिटी है, राइट। तो कितने केसेस हुए? 1 से लेके 6 तक, एक को आप काउंट कर लें, दैट्स इट।
तो 6 such possible results are there which will produce the sum of outcome to be 7 out of a total of sample space के पास कितने elements है. So probability fine. Second is getting at least 1 6. At least 1 6 ध्यान देना, जो at least and at most होते हैं वो बोलने और लिखने के लिए होते हैं. एग्जैक्ट चीज़ों की ज़रूरत होती है अगर हम एग्जैक्टली चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहते हैं. ठीक है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत होती है. नाउ इफ़ द क्वेश्चन इज गेटिंग एट लीस्ट 1 6, तो हो सकता है कि हमारे पास एग्जैक्टली 1 6 ही आया हो, राइट, एग्जैक्टली 1 टाइम्स 6, और हो सकता है एग्जैक्टली 2 6. दोनों ही केसेस इसमें कवर हो जाते हैं. तो एग्जैक्टली 1 6 हो सकता है वो 6 यहाँ पे आया हो, और हो सकता है वो 6 यहाँ पे आया हो. अगर 6 यहाँ पे आया है और एग्जैक्टली एक ही 6 की बात हो रही है, तो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक का कोई भी नंबर आया हो तो 5 पॉसिबिलिटीज, ये 5 पॉसिबिलिटीज, और यहाँ पे दोनों ही जगह पे 6, तो 1 पॉसिबिलिटी. इन टोटल वी हैव 11 पॉसिबिलिटीज आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 36. क्लियर? देन थर्ड क्वेश्चन दैट वी रोट इज गेटिंग ए डबलेट. अब डबलेट का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ है वही यहाँ पे है, x, x टाइप. ठीक, तो x का डिसीजन हम कितने तरह से ले सकते हैं, 1 से 6 तक की पॉसिबिलिटीज है. सो डबलेट हमारे पास टोटल 6 होते हैं आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 36. सो आंसर इज 1/6. फाइन. सो जब कभी भी हमारे पास सैम्पल स्पेस फाइनाइट सेट होगा, सो आर गोइंग टू यूज दिस डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हिच इज कॉल्ड क्लासिकल डेफिनेशन. ठीक. सेकेंड, कई बार हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हमारे पास एक्सपेरिमेंट भी नहीं होता और हमारे पास सैम्पल स्पेस भी नहीं है, इवेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. बट ऑल व्हाट द क्वेश्चन सेज इज इफ ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए इज दिस, देन व्हाट विल बी इट्स प्रोबेबिलिटी. सो प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑड्स इन फेवर. यहाँ पे दो टर्म्स का मीनिंग आप समझ लें. ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट एंड ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट. ठीक, और इसे समझते हैं इन टर्म्स ऑफ ए क्वेश्चन. ठीक है, लेट मी टेक ए डाइस इज रोल्ड and event E is getting a number greater than 4. इसका मतलब उसके पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, 5 and 6. ठीक है, क्योंकि जो भी इवेंट होता है दैट इज सैम्पल स्पेस का एक पार्ट होता है, सैम्पल स्पेस का एक सबसेट होता है. मतलब सैम्पल स्पेस में आपको देखना है कौन कौन से वो एलिमेंट्स है विच आर ग्रेटर देन 4, 5 and 6. तो इस एक्सपेरिमेंट में अगर मैं बात करूं कितने ऐसे एलिमेंट्स है जो फेवरेबल है फॉर द इवेंट, सो वी विल से 2, राइट. सो फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हुए फॉर दिस इवेंट, दे आर 2. एंड टोटल कितने हैं हमारे पास, मतलब सैम्पल स्पेस के पास कितने एलिमेंट्स है. तो अगेंस्ट कितने हुए, जो फेवरेबल नहीं है दे आर अगेंस्ट कितने हुए हमारे पास, 4. तो जब हम ऑड्स इन फेवर की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज फेवरेबल इज टू अगेंस्ट, एंड ऑड्स अगेंस्ट की जब हम बात करते हैं तो अगेंस्ट इज टू फेवरेबल. ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन ये कहता है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट E is M/N, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो आपको इमीडिएटली कहना है ऑड्स इन फेवर में ये फेवरेबल केसेस होते हैं और ये अगेंस्ट होते हैं, है ना. ये फेवरेबल है और ये अगेंस्ट है. दोनों को कंबाइन करके हमें टोटल पॉसिबिलिटी का पता चलता है. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है M+N. और जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें फेवरेबल इज टू टोटल लेना होता है, राइट. तो ये आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट. अगर आपको क्वेश्चन ने ऑड्स अगेंस्ट दिया है, ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट दैट इज P इज टू Q, तो इस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, क्योंकि ऑड्स अगेंस्ट गिवन है तो ये है अगेंस्ट और ये है फेवरेबल. तो यहाँ पे जो टोटल केसेस है वो है P+Q. तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट चाहिए, दिस इज प्रोबेबिलिटी. सो वी विल से फेवरेबल दैट इज Q इज टू टोटल एंड दैट इज P+Q. परफेक्ट. अब इसका रिवर्स केस देखते हैं. अगर हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है तो ऑड्स इन फेवर क्या आएगा और ऑड्स अगेंस्ट क्या आएगा. लुक एट, इफ प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज 2/7 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, और आपसे पूछा जाए व्हाट आर ऑड्स
इन फेवर ऑफ द इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में यहाँ टोटल होता है, टोटल मतलब फेवरेबल प्लस अगेंस्ट, और यहाँ पे होता है फेवरेबल केसेस। तो ऑड्स इन फेवर अगर हमें लिखना है तो फेवरेबल इज टू अगेंस्ट, अगेंस्ट कितने होंगे 7 में से 2 फेवरेबल केसेस है तो 5, क्लियर। और अगर ऑड्स अगेंस्ट लिखना है तो 5 इज टू 2, फाइन बेटा, मीनिंग इज क्लियर। नेक्स्ट आप देखें, इफ ए नेचुरल नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई m। लेट्स टेक डिविजिबल बाई 3 ले लेते हैं। नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो बच्चे हमारे पास कितने नेचुरल नंबर्स है, इनफाइनाइटली मेनी। तो सिलेक्शन ऑफ ए नेचुरल नंबर कैन हैपन इन इनफाइनाइटली मेनी वेज। अब अगर हम यहाँ पे सैम्पल स्पेस की बात करें तो इट इज एन इनफाइनाइट सेट, तो यहाँ पे क्लासिकल डेफिनेशन वर्क नहीं करेगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को नोट करना, इस पे हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे और इसे आंसर करने का जो तरीका हम अपनाते हैं दैट इज डेंसिटी वाला डेफिनेशन, कि हर इतने में इतने फेवरेबल केसेस हमें मिलेंगे। अब समझ के देखें, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं एंड डिविजिबल बाई 3 का ही ले लेते हैं, तो 1 2 3 बच्चा हर 3 नंबर, आप जहां से मर्जी बिगिन करो, हर 3 नंबर में एक नंबर आपको 3 से डिविजिबल मिलेगा ना। 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 3 आ गया, 2 से स्टार्ट करोगे 2 3 4 3 आ गया, अगर आप 3 से स्टार्ट करते हो तो 3 4 5 3 आ गया। तो इस तरह से इन एवरी ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स यू आर गोइंग टू फाइंड एग्जैक्टली 1 नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे लिखना है 1/3। अगर डिविजिबल बाय m की बात हो रही है तो हर m कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में एक होगा जो उसे फेवर करेगा। सो m से डिविजिबल है, प्रोबेबिलिटी आपको डायरेक्टली लिखना है 1 in every m, क्लियर। अगर कहा जाए फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए नंबर इज सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 10, वी विल से इट इज 1/10, फाइन। नेक्स्ट सिचुएशन देखें, इफ a एंड b दे बिलोंग टू दिस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, कहीं ये मेंशन नहीं है कि a एंड b आर इंटीजर्स और दे आर नेचुरल नंबर्स, कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब दे आर रियल नंबर्स, ठीक है। एंड a एंड b अगर रियल नंबर से बच्चा किसी पर्टिकुलर इंटरवल के है तो इनफाइनाइटली मेनी तो हो गए, तो क्लासिकल डेफिनेशन तो वर्क नहीं करेगा, और दो चीज़ें हैं जो वेरी कर रही हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में चाहे एक वेरिंग हो या 2 वेरिंग हो, लेकिन अगर एक सर्टेन इंटरवल की बात हो रही है, हम रियल नंबर वाले सेट में डील कर रहे हैं, देन इन दैट केस you should get into the geometrical calculation of probability। अगर हमारे पास एक वेरिंग क्वांटिटी है तो 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री से वो डिस्कशन हो जाएगा। अगर हमारे पास 2 वेरिंग क्वांटिटी है तो हमें प्लेन को इन्वॉल्व करता हुआ 2 डायमेंशन में उसका डिस्कशन करना होगा, और अगर 3 वेरिंग क्वांटिटी है तो 3 डायमेंशन में उसका डिस्कशन होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। 2 डायमेंशन में इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड 1 डायमेंशन में इन टर्म्स ऑफ लेंथ। करके देखते हैं, इस इक्वेशन के बारे में देखते हैं। a and b they are real numbers in the interval 0 to 2, then probability of getting mod of a minus b मतलब difference of those two numbers is less than or equal to 1। अब a is a real number in the interval 0 to 2 and b is another real number in the interval 0 to 2। इसका मतलब अगर हम a and b के सिलेक्शन की बात करेंगे तो a and b since they are real numbers they can be anywhere here। तो a and b का जो सिलेक्शन है that forms a area, that means sample space is this area, right। तो इस केस में area based dealing होगा, क्योंकि जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी सारी पॉसिबिलिटी एक एरिया फ्रेम कर रही है, ठीक। अब देखते हैं इसमें से फेवरेबल एरिया कौन सा होगा, सो विच विल सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन, और ये कंडीशन है मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 1। जैसे हम मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 कहते हैं, डज इट मीन दैट x इज बिटवीन -1 एंड 1? Yes, तो एग्जैक्टली उसी तरह से कैन आई से दिस इज -1 to 1, फाइन। अब हमें इसे ड्रॉ करना है, दिस इज a एक्सिस एंड दिस इज b एक्सिस। वैसे नेम डमी होते हैं, तो अगर आप a एंड b में कंफर्टेबल नहीं है तो आप x एंड y में उनका नाम चेंज कर सकते हैं। लेट मी कंसिडर a एंड b। अब a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1। अब वेरियस वेज में इसका ग्राफ बना सकते हैं, बट लेट मी गेट इनटू वेरी एलिमेंटरी थिंग। जब भी हम इनइक्वालिटी का ग्राफ करते हैं तो हम हमेशा इक्वालिटी से बिगिन करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वालिटी कंसीडर करूँ ना, आई राइट दिस टू बी 1 एंड इस तरफ दिस टू बी -1। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 1। जैसे भी आप ड्रॉ करते हैं, चाहे आप ट्रांसफॉर्मेशन से करने की आदत है तो आप उससे करें, अगर आप 2 पॉइंट लेके करने की आदत है आपको तो उसी तरह से करें। सो लेट मी टेक 2 पॉइंट्स एंड ड्रॉ। अगर मैं b को 0 लेती हूँ तो a का वैल्यू ये आता है, और अगर मैं a को 0 लेती हूँ देन इन दैट केस b कम्स आउट टू बी -1। तो इन 2 पॉइंट्स से पासिंग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1, 0 इज हियर एंड 0, -1 यहाँ पे है,
तो ये आ गई वो लाइन। फाइन, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में हमें किस तरफ रहना है। फाइन, तो उसके लिए a माइनस बी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो बच्चा ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके दोनों साइड में से किसी भी एक साइड पे आप एक पॉइंट ले लें। लेट मी कंसिडर 0,0, मुझे पता है 0,0 उसके अबव लाइक कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ ना 0,0 एंड चेक करें तो ये आ रहा है 0 लेस देन इक्वल टू 1, सेटिस्फाइंग है। इसका मतलब हमें इस लाइन की रिस्पेक्ट में ऊपर की ओर रहना है, 0,0 के टूवर्ड्स रहना है। ठीक है, दूसरा तरीका जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि a माइनस बी इज इक्वल टू 1। इक्वलिटी मतलब न्यूट्रल जोन, न्यूट्रल जोन की एक तरफ ग्रेटर होता है तो दूसरी तरफ स्मॉलर होता है। अब अगर हमें लेस देन चाहिए, इक्वलिटी तो इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, लेसर देन 1 चाहिए तो देखना है किस तरफ जाना है। तो उसके लिए जो a है, जो कि यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही a लिया है, तो वो स्मॉलर साइड में है, राइट। तो स्मॉलर, x का वैल्यू स्मॉलर कब होता है, जब लेफ्ट में जाते हैं। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में, तो ऑटोमेटिकली इस तरफ आ गए। फाइन, अब आ जाते हैं सेकंड पे, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। उसी तरह से आप 2 पॉइंट ले लें। अगर हम b को 0 लेते हैं तो a का वैल्यू आ रहा है -1, और अगर हम a को 0 लेते हैं तो b आ रहा है as 1। दोनों पॉइंट्स की ज्वाइनिंग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो वी हैव 0,1 एंड -1, ये आ गई बेटा। इस लाइन के रिस्पेक्ट में किस तरफ रहना है तो आप इसी ढंग से कर लें, पॉइंट लेके तो कर सकते हैं, बट a शुड बी टुवर्ड्स द ग्रेटर साइड। किसी भी एक वेरिएबल को आप देख लें, हमें a ग्रेटर देन चाहिए, न्यूट्रल जोन पे इक्वलिटी आ रहा था, अब हमें ग्रेटर साइड में आना है। तो a टुवर्ड्स द ग्रेटर साइड है, इसका मतलब टुवर्ड्स द राइट, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। और दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइंग करने वाला जो एरिया क्रिएट होगा वो ये है। तो बच्चा ये हो गया हमारे लिए event, right? And probability calculation will be probability of this event, अगर मैं इसका नाम E दे दूं, that is area of the event upon area of the sample space। बच्चा area of the event क्या है, यहाँ पे देखें बेटा, हम इस पॉलीगन का एरिया निकालना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इस पॉलीगन का ही एरिया निकाल लें, या तो जो अनफेवरेबल है उसे टोटल में से रिमूव कर दें। मुझे लग रहा है विल प्रीफर कैलकुलेटिंग द अनफेवरेबल पार्ट, क्योंकि ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, दैट विल बी हाफ स्क्वायर यूनिट। ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये भी हाफ है, तो दोनों कंबाइन होके 1 स्क्वायर यूनिट एरिया हमें दे रहे हैं। और टोटल ये जो स्क्वायर है ये 2 यूनिट और ये 2 यूनिट, तो ये 4 स्क्वायर यूनिट का टोटल है, मतलब सैंपल स्पेस है। एंड सैंपल स्पेस में से 1 स्क्वायर यूनिट है जो फेवरेबल नहीं है, तो वी हैव 3/4 एज द आंसर। क्लियर बेटा, इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, जस्ट अंडरस्टैंड द स्टाइल ऑफ डीलिंग। नेक्स्ट बेटा, अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी। कई बार हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ऑफ ए इवेंट नॉट हैपनिंग, तो उससे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, है ना, हमने सेट में पढ़ा हुआ है। तो इवेंट इज नथिंग बट अ सेट, तो नॉट प्रेजेंट इन द सेट ए, वी राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं, ए डैश भी लिखते हैं। एंड इट विल बी व्हाट, जैसे बच्चे आप कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सेट में पढ़ा ना, क्या होता है ये टोटल माइनस, टोटल क्या होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ द इवेंट, यही किया जाता है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो टोटल इज 1 में से वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, राइट। So this will give us probability of A complement। अब जैसे अगर कहा जाए from first 100 natural numbers a number is selected, then what is the probability that it is not a perfect square? ठीक है, so I'm saying let A be the event that it is a perfect square, it is a perfect square, और हमें चाहिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, एंड वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट, सो इस इज 1 माइनस कितने परफेक्ट स्क्वायर से 1 से 100 में, सो 100 का स्क्वायर रूट लेंगे, ग्रेटेस्ट ये वैल्यू लेंगे, बेसिक मैथ्स में हमने ये सब कवर किया हुआ है, दैट कम्स आउट टू बी 10, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन टिल 10 का स्क्वायर, सो 10 फेवरेबल केसेस आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 100, सो दिस इज 9/10, fine। Then probability of event A और event B, mind it, और जो है ना
वो हम इस तरह से भी, कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी लैंग्वेज यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन, किसी न किसी का ऑकरेंस, दैट इज नथिंग बट और, आइदर ए इज ऑकरिंग और बी इज ऑकरिंग, जिसे हम डील करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनियन. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्वेश्चन इज आस्किंग यू इनडायरेक्टली दिस. तो जब कभी भी ऐसे लैंग्वेज क्वेश्चन यूज करता है तो इमीडिएटली सेट बेस्ट डीलिंग पे चले जाएं. जैसे आप यूज करते हो बच्चे सेट में एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. परफेक्ट. अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो ये सैम्पल स्पेस की कार्डिनलिटी से डिवाइड हो जाता है ना. सो आप इसी रिजल्ट को जो आप कार्डिनलिटी के फॉर्म में याद रखते हो ना, आप उसे प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो. यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. एग्जैक्टली सेम जो आप सेट बेस्ड डीलिंग करते हो, बस उसमें कार्डिनलिटी की जगह पे आप प्रोबेबिलिटी से उसे रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरह से 3 इवेंट्स के लिए भी आप ये काम कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की अगर बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस दैट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. फाइन. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप इसे सेट फॉर्म में डील नहीं करते हो तो या तो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है या थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग सा साउंड होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, ये भी नहीं हो रहा है और ये भी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए इमीडिएटली नाइदर ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, नॉर मतलब एंड, नॉट इन बी सो बी कॉम्प्लीमेंट. सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, और हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि दिस इज नथिंग बट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. करेक्ट. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इन कॉम्प्लीमेंट, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट की डीलिंग होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट हैपनिंग, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इज हैपनिंग. करेक्ट. तो इसे आप इमीडिएटली 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी के फॉर्म में लिख लेंगे. एंड पी ऑफ ए यूनियन बी ऑलरेडी हमें करना आता ही है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. फाइन. इस तरह से करेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन आएगा ही नहीं. अभी हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे. नेक्स्ट, इवेंट ए, ये इवेंट है बेटा, इवेंट ए बट नॉट इवेंट बी. एक का होना कंफर्म्ड है लेकिन दूसरा नहीं होना चाहिए. विल इमीडिएटली से प्रेजेंट इन ए बट नॉट प्रेजेंट इन बी. सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. जब कभी भी आप कोई ऐसा काम कर रहे, कुछ नया सा कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो आप इमीडिएटली डायग्राम का हेल्प ले लें, वेन डायग्राम का हेल्प ले लें. बस जो कार्डिनलिटी होता है उसे आपको पी से रिप्लेस कर देना है. तो बच्चा प्रेजेंट इन ए बट नॉट प्रेजेंट इन बी की बात हो रही है, मतलब ए के अंदर है एंड एट द सेम टाइम बी के बाहर होना चाहिए. सो इस पार्ट का डिस्कशन हो रहा है. तो अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करूं, विल आई से दिस इज एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट. और यू कैन इवन से दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, और ए माइनस बी का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, इसी तरह से ही करोगे. तो इस बात को बिल्कुल स्पेशल अटेंशन देना, यहाँ पे गलती का चांस बन जाता है. फाइन. सो प्रेजेंट इन वन बट नॉट प्रेजेंट इन द अदर, दिस इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट माइनस द इंटरसेक्शन पार्ट. ये मत करना एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी, पूरी तरह से वो गलत हो जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी के केस में ये बन जाएगा पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. क्लियर है बेटा. अब क्वेश्चन देखिए आप. फ्रॉम a set of first 100 natural numbers, a number is selected, then probability that it is neither divisible by, ये divisible है, by 5 nor by 6. फाइन. तो अब आप कहेंगे डिविजिबल बाई 5 वाले सेट को अगर हम ए कंसिडर करें, एज इवेंट ए हम उसे कंसिडर कर लें एंड इसे हम इवेंट बी कंसिडर कर लें, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, एंड वी नो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, एंड दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी.
अब आप P ऑफ A यूनियन B सेपरेटली कैलकुलेट करते हुए यहाँ पे रिप्लेस कर दें. सो P ऑफ A यूनियन B के लिए बेटा we will require probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. आप probability में कर लें, या बेटर रहता है इन सिचुएशन में आप ये ले लें और उसको सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर दें. सो n of A प्लस n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B. परफेक्ट. अब एक एक को कैलकुलेट कर लेते हैं. n of A, तो बच्चा कितने ऐसे नंबर है जो डिविजिबल बाई 5 हैं इस लिस्ट में? 100/5 का ग्रेटेस्ट न्यूमरल वैल्यू 20. सो दिस इज 20. कितने नंबर है जो डिविजिबल बाई 6 है? 100/6 ग्रेटेस्ट न्यूमरल वैल्यू, दैट कम्स आउट टू बी 16, राइट. देन n of A इंटरसेक्शन B, मतलब सच नंबर which are divisible by 5 and है ना इंटरसेक्शन है and divisible by 6, that means divisible by the LCM. LCM of 5 and 6 is 30. So 1 से 100 में कितने नंबर है जो divisible by 30 है? 100/30 का ग्रेटेस्ट न्यूमरल वैल्यू and that is 3. बच्चा ये आंसर हमें देता है 36 minus 3 and that is 33 out of a total of 100. तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. अब इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और आंसर कैलकुलेट कर लें. फाइन. अब अगर मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं कि प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 बट इज नॉट डिविजिबल बाय 6. अब क्वेश्चन कह रहा है प्रेजेंट इन A बट नॉट इन B, और इसका कैलकुलेशन अभी अभी हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B से करना है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A आप कार्डिनलिटी लेके सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें या डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी से डील कर सकते हैं. बेटर रहता है कार्डिनलिटी डीलिंग. सो n ऑफ A हमारे लिए क्या है? दैट इज 20. n ऑफ A इंटरसेक्शन B 3 आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 100 स्ट्रेट अवे. ठीक है. नेक्स्ट आप देखें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बच्चे जो हमने अभी तक में कवर किया. फर्स्ट, इफ 10 coins are tossed then probability of getting exactly 4 heads. तो बच्चा 10 coins है तो 10 slots are there. So sample space आ जाएगा 2 power 10. Now we need how many such possibilities are there in which exactly 4 places are filled by heads. इसका मतलब 10 slots में हमें 4 heads चाहिए तो remaining 6 slots में हमें tail चाहिए. तो हमें ये देखना है कि इन ऑब्जेक्ट्स के कितने लीनियर अरेंजमेंट पॉसिबल है. सो दैट इज टोटल ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स and 4 are identical of one kind and 6 are identical of the second kind, जिसे आप 10C4 लिख सकते हैं या 10C6 भी लिख सकते हैं. राइट, वन वे. सेकेंड वे ऑफ थिंकिंग इज कोई 4 प्लेसेस पे हेड आना है तो 10 में से कौन से 4 होंगे आप सिलेक्ट कर लो, उन्हें आप हेड से फिल कर दो. H H H H, वन वे ऑफ डूइंग. रिमेनिंग सभी के पास T आएगा, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग. सो इट इज 10C4 फेवरेबल केसेस. सो प्रोबेबिलिटी इज 10C4 अपॉन 2 power 10. मोस्टली हमारे आंसर इसी तरह से ही होते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पे ये नंबर ज़्यादा बड़े नहीं है तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए भी कहा जा सकता है. ठीक है, वो आप कर लेंगे. सेकेंड पार्ट आप इसका देखें, एटलीस्ट 2 heads. एटलीस्ट एंड एटमोस्ट बोलने एंड लिखने के लिए होते हैं, कैलकुलेशन के लिए एग्जैक्ट चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो अब आप देखें यहाँ पे एटलीस्ट 2 heads का मतलब क्या है? एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 प्लस so on. अब जब हम पार्शियल केसेस को सम अप करते हैं तो दे आर ऑलवेज 2 ways ऑफ आंसरिंग. आप इनके आंसर्स को सम अप करते हुए फेवरेबल केसेस को काउंट कर लें, या तो जो अनफेवरेबल केसेस है टोटल में, दैट इज एटलीस्ट 2 heads की बात हो रही है ना, तो 2 और मोर हेड्स हमारे लिए फेवरेबल है. तो अनफेवरेबल कितने हैं? जैसे 2 power 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस. उसमें से अनफेवरेबल केसेस हम किसे मानेंगे? जिसमें कि 0 heads है और 1 head है. राइट, क्योंकि 2 और मोर तो हमारे लिए फेवरेबल बन गए. सो टोटल पॉसिबिलिटी कुड बी व्हाट, या तो कोई भी हेड नहीं है, या तो एक ही हेड है, या 2 है, या 3 है, एंड सो ऑन. 2 ऑनवर्ड्स आर फेवरेबल. सो अनफेवरेबल केसेस आर एग्जैक्टली 0 times हेड और 1 times हेड. अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप सम अप कर लो फेवरेबल केसेस को, या टोटल में से आप रिमूव कर दो अनफेवरेबल केसेस को. राइट, तो अब आप देख लें किस में आपको कम काम करना पड़ेगा. दैट वे विल बी ऑलवेज द प्रेफरेबल वे, और उसी फॉर्मेट में ही जो आंसर आएगा ऑप्शन भी उसी तरह से गिवन होगा. तो बता दें, नो हेड, 0 हेड मतलब नो हेड. इसका मतलब ऑल द 10 slots आर बीइंग फिल्ड बाय टेल. दैट इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग. एंड ये कहता है किसी एक जगह पे हेड है, चूज कर लो वो कौन सा जगह होगा, उसे फिल कर दो बाय ये H, एंड रिमेनिंग जगह को फिल कर दो बाय T.
सो दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। ये आ गया आज 1 + 10 एंड दैट इज़ 11। इन 2 पावर 10 में से ये 11 केसेस है जो फेवरेबल नहीं है, एंड बचा 2 पावर 10 का वैल्यू तो याद ही रख लेना है। 2 का पावर 10 तक के सारे वैल्यूज आप याद रख ले, जरूरत पड़ती रहती है उनकी। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा आज टोटल माइनस अनफेवरेबल अपॉन टोटल, और आप प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में डायरेक्टली करें ना, 1 माइनस not happening will give us probability of happening of the event. So not happening, that will be 11 by 1024. Fine, दोनों एक ही चीज़ है, क्लियर है बेटा। इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखें, एट मोस्ट 5 हेड्स। एट मोस्ट इसका मतलब या तो 0 हेड है, या तो 1 हेड है, या 2 है, या 3 है, या 4 है, या 5 है। अगर यहाँ पे हम अनफेवरेबल केसेस को देखें तो वो है 6, 7, 8, 9, 10, राइट। तो वही दो तरीके हैं, सम ऑफ द फेवरेबल केसेस या टोटल में से रिमूव कर दो अनफेवरेबल केसेस को, राइट। 1 माइनस नॉट हैपनिंग का जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स हैपनिंग। और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इसके पास 6 केसेस है और अनफेवरेबल के पास 5 केसेस है, तो बहुत ज़्यादा कोई काम में डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो हम फेवरेबल केसेस को ही सम अप करके आंसर दे देते हैं। तो उसके लिए आप इस तरह से करना, एक एक केस को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी टेक देयर आई नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो 10 में से कोई आई प्लेसेस पे हेड होंगे और वहाँ पे हम सिलेक्ट करने के बाद एस से उन प्लेसेस को फिल कर देंगे और रिमेनिंग टी से फिल हो जाएंगे। तो वन वे ऑफ फिलिंग दोज प्लेसेस, राइट। सो 10C आई वेज में हम आई प्लेसेस पे हेड रख सकते हैं, रिमेनिंग प्लेसेस पे टेल रख सकते हैं। अब हमें चाहिए ये चीज़ आई वेरिंग फ्रॉम 0 गोइंग अप टू 5, ये हमारे लिए फेवरेबल केसेस का लिस्ट तैयार कर देगा आउट ऑफ 2 पावर 10। क्लियर है बेटा। अब एनसीआर की प्रॉपर्टीज़ अगर हमने पढ़ी है तो उसके हेल्प से हम ये सम इवैल्यूएट कर सकते हैं। वैसे भी छोटे छोटे नंबर है तो 10C 0, 10C 1, 10C 2, so on 10C 5 तक भी हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करने में भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर हम सीरीज इसे हैंडल करें तो ये चीज़ आप देखो, जैसे 10C आई समेशन है आई फ्रॉम 0 to 5, एज ए सीरीज हम हैंडल कर पा रहे हैं क्योंकि ये मिडिल टर्म तक जा रहा है। आप देख सकते हैं अगर n का वैल्यू 10 है तो हमारे पास 10C 0, 10C 1, 10C 2, 10C 5 is the middle one, and then we have 10C 6 and so on 10C 10. ओके, इस तरफ हमारे पास है 5 टर्म्स, इस तरफ है 5 टर्म्स और ये मिडिल वाला अकेला है, ठीक। और हमें सम चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, और इन सभी का सम हमें पता है NC 0 प्लस NC 1 सो वन अप टू NCN 2 पावर n होता है, राइट। अगर किसी को ये चीज़ याद नहीं है तो आप इसे याद रख लें। वैसे बाइनोमियल थ्योरम अभी हमने नहीं किया है। ये हो गया NCN, दिस इज 2 पावर n। तो ये पूरा जो है सम ये 2 पावर 10 हमें देता है, ये 2 पावर 10 है। और मुझे सम यहाँ से लेके यहाँ तक का चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है, ये हमें पता है। दैट मीन्स 10C 0 एंड 10C 10 इक्वल होते हैं, 10C 1 एंड 10C 9 इक्वल होते हैं। इसका मतलब इधर से बिगिनिंग से 5 टर्म्स का जो सम आएगा एंड से 5 टर्म्स का सम भी सेम आएगा। सो कैन आई से ये जो सम है यहाँ से लेके यहाँ तक के जो 5 टर्म्स का सम है और यहाँ जो 5 टर्म्स का सम है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो अगर मैं इसे S कंसिडर करूँ तो ये भी S है। सो आई हैव 2S प्लस 10C 5 इज इक्वल टू 2 पावर 10, राइट। और मुझे जो आंसर देना है वो S नहीं है, वो है S प्लस 10C 5, क्योंकि मुझे 10C 0 से 10C 5 तक का सम चाहिए। तो आप इमीडिएटली एक 10C 5 यहाँ पे ऐड कर दो, और आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से आप S फाइंड करते हुए यहाँ पे पुट करते हुए आंसर निकाल सकते हो, बट विल प्रीफर डूइंग इट लाइक दिस। तो इससे ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ S प्लस 10C 5 जो हमें चाहिए इज इक्वल टू 2 पावर 10 प्लस 10C 5। अब हम इसको कर देते हैं 2 से डिवाइड, तो ये आ गया हमारा वो पर्टिकुलर जो फेवरेबल केसेस का लिस्ट था उसका सम, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट, 2 पावर 10 प्लस 10C 5 बाई 2 एंड द नीचे 2 पावर 10 पहले से ही है तो 2 पावर 11। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखें, इफ 5 डाइज आर रोल्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टाइम्स एन ऑड आउटकम। तो 5 डाइज के लिए हमारे पास 5 आउटकम्स है, 5 स्लॉट्स आ दिया एंड सैम्पल स्पेस आ जाएगा आज 6 पावर 5 एंड एग्जैक्टली 2 टाइम्स एन ऑड आउटकम। और हमारे पास जो ऑड आउटकम है वो है 1, 3 एंड 5। तो सबसे पहले आप चूज कर लो कि कौन से वो प्लेसेस हैं
जहाँ पे ऑड आउटकम आएंगे। सो 5 में से कोई 2 प्लेसेस हैं जहाँ पे ऑड आउटकम आएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली 2 टाइम्स ऑड। अब उन प्लेसेस को फिल करने के हमारे पास तरीके कितने हैं? हर एक ऑड नंबर हम डिसाइड कर सकते हैं 3 वेज में। सो 3 × 3, क्योंकि 2 स्लॉट्स हैं, सो 3 स्क्वायर वेज में हम उन दोनों स्लॉट्स को ऑड नंबर से फिल कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग प्लेसेस है, 5 में से 2 का फिट तो हमने डिसाइड कर लिया, एंड जो रिमेनिंग 3 प्लेसेस है वहाँ पे ऑड नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली 2 प्लेसेस पे ऑड आ रहे हैं, तो बाकी जगह पे इवन ही आएंगे। तो इवन नंबर भी हमारे पास 3 ही है इन केस ऑफ ए डाइस। फाइन, तो वो 3 प्लेसेस, हर एक प्लेस के पास इवन चॉइस है, मतलब 3 चॉइसेस आर देयर। सो 3 × 3 × 3, दैट इज दैट फाइन? दीज आर फेवरेबल आउट ऑफ ए टोटल ऑफ, सिंप्लीफाई करके आंसर दे दें। ठीक, इसका सेकेंड पार्ट आप देखें, एटलीस्ट 1 6। एटलीस्ट इसका मतलब एग्जैक्टली 1 टाइम्स 6 और एग्जैक्टली 2 टाइम्स 6 और जो काउंटिंग होती है वो तो 0 से बिगिन होती है, हो सकता है वो चीज़ हो ही ना रहा हो। ठीक है, तो अगर हमें एग्जैक्टली 1 टाइम्स 6, एग्जैक्टली 2 टाइम्स 6 इसका समेशन चाहिए, वी विल प्रीफर टू डू इट एज टोटल माइनस 0 टाइम्स 6। इन्हें सम अप करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, 0 टाइम्स 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के केस में ये बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टाइम्स 6 मतलब नो 6 अपॉन द सैम्पल स्पेस इन दिस केस इज 6 पावर 5। ठीक, अब बताएं, अगर किसी भी जगह पे 6 नहीं आया है तो क्या आया है? 1 से लेके 5 तक के ही नंबर्स आए हैं। सो दिस इज 1 माइनस फर्स्ट स्लॉट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, सेकेंड इन 5, थर्ड इन 5, क्योंकि किसी भी जगह पे 6 आएगा नहीं। सो दिस इज 5 पावर 5। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, नो 2 आउटकम आर सेम। तो जो ये हमारे पास 5 स्लॉट्स हैं, इनमें से कोई भी 2 जगह पे सेम आउटकम नहीं आना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? यही मीन कर रहा है ना कि हर जगह पे एक डिस्टिंक्ट आउटकम ही, एक नया आउटकम ही क्रिएट होना चाहिए। फाइन, सो इफ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, टोटल आउटकम, टोटल जो पॉसिबिलिटी है किसी भी डाइस को जब हम रोल करते हैं, तो इस जगह पे वो नंबर नहीं आ सकता जो यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो चुका है। सो 5 चॉइसेस, 4, 3 एंड 2, राइट? तो यहाँ पे ये फेवरेबल केसेस है आउट ऑफ टोटल 6 पावर 5, ये हमें आंसर देगा। और इसे हम 6 भी 5 भी तो लिखते हैं। फाइन बेटा, ये हो गया आंसर फॉर द क्वेश्चन। बच्चा हर तरह की जो डीलिंग है उसे ऑब्जर्व करते जाएं पॉजिटिवली, एंड उन्हीं में से किसी न किसी तरह का डीलिंग आपको क्वेश्चन में करना पड़ेगा। लुक एट इट, सेज देयर आर 20 कूपन्स नंबर्ड 1 to 20, 4 कूपन्स आर ड्रॉन। बच्चे जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं ना ऑब्जेक्ट्स को, देयर 3 टाइप्स। वन इज जितने ऑब्जेक्ट्स की हमें जरूरत है वी ड्रॉ देम एट वंस। सेकेंड इज वी ड्रॉ 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट को उठाया, नोट किया कि ये क्या आया, उसे रिप्लेस कर दिया कंटेंट में, दोबारा हमने एक और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सो इट मे सो हैपन दैट द सेम ऑब्जेक्ट इज रिपीटिंग। एंड थर्ड इज 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने एक ऑब्जेक्ट उठाया, हमने उसे वापस नहीं डाला, वी आर नॉट रिप्लेसिंग इट बैक। देन जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स है, जैसे टोटल अगर हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स थे, एक को हमने ड्रॉ किया, तो अब हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट्स रह गया, 9 में से किसी एक को हम सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। कम ओवर टू दिस, इट सेज 20 नंबर्स आर देयर 1 से 20, कूपन के ऊपर नंबर है सेम आज 20 नंबर्स आर देयर, 4 कूपन्स आर ड्रॉन ऑल एट वंस। 3 केसेस में हम इसे कवर करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट नंबर ड्रॉन इज 12। तो समझ के देखना, हम ऑल एट वंस की बात कर रहे हैं, एंड टोटल ऑफ 4 कूपन्स दैट वी आर ड्रॉइंग, 4 नंबर, और इनमें से जो लार्जेस्ट होना चाहिए वो 12 ही होना चाहिए, 12, एग्जैक्टली 12। तो क्या ये सिचुएशन इस बात को क्लियर कर देता है कि इन चारों में से कोई ना कोई 12 होना चाहिए, एंड बाकी सभी के सभी 12 से स्मॉलर ही होना चाहिए, कोई भी कूपन 12 को एक्सीड नहीं करना चाहिए, यही बात हो रही है। अब ऑल एट वंस आप ड्रॉ कर रहे तो डेफिनेटली रिपीटेशन का तो कोई चांस ही नहीं बनने वाला है यहाँ पे, राइट? क्योंकि हर एक नंबर वाला हमारे पास एक एक कूपन है, 4 को आप उठा रहे हो तो चारों के चारों अलग अलग ही होंगे। अब इसे डिस्कस करके देखते हैं। लार्जेस्ट 12 चाहिए, तो एक काम करते हैं, जो हम 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें सिलेक्शन में हम सिर्फ 1 से 12 तक का ही ऑप्शन रख के चलते हैं, क्योंकि उसके आगे का सिलेक्शन हमें करना ही नहीं है। तो इन 12 में से मैं कोई 4 का सिलेक्शन कर लेती हूँ। अब जब मैं कोई 12 पर्टिकुलर 1 से 12 तक के नंबर्स में से अगर मैं 4 नंबर का सिलेक्शन कर रही हूँ, हो सकता है कि मुझे 12 मिले ही नहीं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मुझे ये तो कंफर्म करना होगा कि मेरे पास 12
सिलेक्शन में जरूर आए, राइट। सो कैन आई से इसमें से मुझे उन केसेस को रिमूव कर देना है जिसमें 12 का सिलेक्शन हुआ ही नहीं। इसका मतलब जो चारों के चारों नंबर है वो 1 से 11 तक में ही सिलेक्ट होंगे। सो 11C4, राइट, अपॉन टोटल जो हमारे पास 20 कूपन है उसमें से कोई भी 4 का सिलेक्शन। वन वे ऑफ आंसरिंग, ठीक। सेकेंड वे ऑफ आंसरिंग इज, ये हो गया जनरल जो हम हर सिचुएशन में यूज में ले सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन के डीलिंग में आप ये भी कह सकती हो कि 12 का आना मस्ट है। तो एक काम करते हैं, 12 को हम सिलेक्ट पहले ही कर लेते हैं। अब 1 से 11 तक में से हमें कोई 3 और सिलेक्ट करना होगा। तो बच्चा ये केस कुछ ऐसा ही हो गया ना जो हमने सिलेक्शन में डिस्कस किया था। आउट ऑफ n distinct objects, in how many ways that we can select any m such that one particular object is always selected, याद है? तो उसका आंसर हम कैसे निकालते हैं, इसी केस के साथ आप रिलेट करते हुए देखें। 1 से 12 तक के नंबर्स में से हमें कोई 4 नंबर का सिलेक्शन करना है जिसमें 12 मस्ट बी सिलेक्टेड, ठीक। दैट मीन्स 1 से 11 तक में मुझे 3 और नंबर का सिलेक्शन करना है, दैट्स इट, क्योंकि 12 ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। सो इट इज 11C3 अपॉन 20C4, राइट। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके देखें तो सेम ही तो आएगा, बिकॉज 12C4 इज नथिंग बट 11C3 प्लस 11C4 एंड ये हो गया सब्ट्रैक्ट। फाइन बेटा। नेक्स्ट इसका देखें, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने एक कूपन को उठाया, उसे वापस नहीं रखा। अब क्या सिचुएशन बनेगा, सैम्पल स्पेस को आप सबसे पहले देखें। 1 by 1 में ना ऑर्डर मैटर कर जाता है। तो पहले हमारे पास 20 चॉइसेस, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो 19 एंड देन वी हैव 18 एंड 17। ये हो गया सैम्पल स्पेस। हमारे लिए फेवरेबल केसेस कौन से होंगे, जिसमें इन चारों में से किसी न किसी जगह पे 12 जरूर आना चाहिए, और 12 रिपीट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो एग्जैक्टली एक जगह पे 12 होना चाहिए। तो एक तरीका आंसर करने का, वो जो हमारे प्रीवियस स्टाइल ऑफ वर्किंग हमने यूज किया, एग्जैक्टली उसी तरह से आप कर सकते हैं कि इन 4 स्लॉट्स के लिए हम ऑप्शन दे देते हैं 1 से 12 तक के। तो दैट विल बी 12P4। जैसे ये है ना, इसे आप 20P4 ही तो कहेंगे। 4 ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड आउट ऑफ 20। सो उसी तरह से 12 में से किसी 4 का आप अरेंजमेंट करेंगे, और आप ये भी कह सकते हैं 12 into 11, क्योंकि डिस्टिंक्ट तो होने। बट दोज केसेस आर नॉट फेवरेबल फॉर अस, जिसमें कि इन स्लॉट्स में किसी में भी 12 आया ही नहीं, क्योंकि हर एक को आपने 1 से 12 तक का चॉइस दिया था ना। तो हो सकता है 12 कहीं आया ही ना हो। तो दैट विल बी 1 से 11 तक के नंबर से चारों के चारों स्लॉट फिल हो गए, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर। अगर आप इसे इस ट्रिक से नहीं आंसर करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन के स्टाइल पे चले जाएं कि 4 में से किसी एक जगह पे तो 12 आना ही है, सिलेक्ट कर ले कौन सा प्लेस होगा, और उस स्लॉट को आप 12 से ही फिल कर दें। और जो बाकी के प्लेसेस हमारे पास बचे हैं वहाँ पे 1 से लेके 11 तक के नंबर से वो फिल होना चाहिए। सो दैट विल बी 11P3 एंड टोटल दैट इज 20P4। आप सिंप्लीफाई करके देखें, दोनों आंसर बिल्कुल सेम आएंगे, ठीक है। लास्ट केस बेटा, 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। तो सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा 20, एंड सेकेंड टाइम ड्रॉ के लिए वही 20 ऑब्जेक्ट्स फिर से है क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया है। सो इट विल बी 20^4, राइट। फेवरेबल केसेस कितने होंगे, तो 1 से 12 तक का ऑप्शन हम देंगे हर स्लॉट को। सो दैट विल बी 12 into 12 into 12 into 12, दैट इज दिस। अब हो सकता है इनमें वो केसेस भी इंक्लूड हो गए हों जिसमें 12 कहीं आया ही ना हो, मतलब हर जगह पे 1 से लेके 11 तक के ही नंबर्स आए हों। बेस्ट वे ऑफ आंसरिंग। और अदरवाइज इस पर्टिकुलर केस में तो बच्चे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको केसेस बनाने पड़ जाएंगे कि एग्जैक्टली एक जगह पे 12 आया है, या 2 पे आया है, या 3 पे आया है, या 4 पे आया है। तो बच्चे जब इतने सारे केसेस को सम अप करना होता है तो बेस्ट वे क्या होता है, टोटल माइनस नॉट हैपनिंग, मतलब किसी भी जगह पे 12 आया ही नहीं हो, राइट। वही स्टाइल ऑफ वर्किंग हम तीनों के लिए यूज किए, एंड दैट इज द बेस्ट वे आउट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें, इट सेज ए बैग कंटेन्स 4 white and 5 black balls and probability of drawing 2 white balls। क्वेश्चन को देखना, ये balls of same color are different। जो 4 white ball है they are different in shape or you can say different in size like that, and 5 black balls भी different है, distinguishable है। then in that case probability of drawing 2 white balls। तो बच्चा 4 white में से कोई भी 2 white का सिलेक्शन हम करेंगे। ये आ गया हमारे फेवरेबल केसेस। टोटल हमारे पास 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आ देयर, उसमें से कोई 2 का सिलेक्शन हम करेंगे। ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी। बट ये बॉल्स ऑफ द सेम कलर आर आइडेंटिकल, यहाँ पे थोड़ा सा गलती का चांस रहता है, तो क्लियर कर लेते हैं। एज सच सिचुएशन सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 white ball, इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ड्राइंग और सिलेक्टिंग
सिलेक्शन ऑफ 2 white balls upon selection of any 2 balls, राइट, यही होता है। अब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के सिलेक्शन के लिए तो 1 यूज होता है ना, जैसे इफ आई हैव 10 आइडेंटिकल पेन्स आई कैन सेलेक्ट 2 इन ओनली 1 वे, है ना। तो यहाँ पे वो गलती का चांस हो जाता है कि हमारे पास 4 वाइट बॉल है तो 2 वाइट का सिलेक्शन 1 आप कर देते हैं। तो इस तरह का अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स विल आल्सो बी ट्रीटेड टू बी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना ही अलग इंपॉर्टेंस है। ऐसे समझ के देखो, अगर मेरे पास एक बैग में 50% ब्लैक बॉल्स आ दिया, 50% वाइट बॉल्स आ दिया, ठीक है, तो जब मैं एक बॉल को सिलेक्ट करूँगी तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल, हाफ एंड हाफ आएगा, राइट। जैसे मेरे पास 5 वाइट है, 5 ब्लैक बॉल्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल विल बी 5/10, राइट, 1/2। अब अगर मैं नंबर ऑफ वाइट बॉल को रिड्यूस कर दूं, लेट मी टेक आई हैव 2 वाइट एंड आई हैव 8 ब्लैक बॉल्स। अब प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा बच्चा, 2 टोटल, राइट। ये मत करना कि 2 वाइट बॉल में से एक वाइट का सिलेक्शन 1 वे में हो सकता है एंड टोटल में से 2 बॉल का सिलेक्शन हो सकता है दोनों ही वाइट हो सकता है दोनों ही ब्लैक हो सकता है एक वाइट और एक ब्लैक हो। बाय दैट यू विल से 1/3, बिल्कुल गलत हो जाएगा। रीजन बीइंग, हमें ये चीज़ फील भी होती है कि एक बैग में जिसका कंटेंट ज़्यादा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब चांसेस ऑफ गेटिंग दैट ऑब्जेक्ट विल बी हायर, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट चाहे वो इंटरनली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में व्हाइट बॉल आइडेंटिकल है या डिस्टिंक्ट है, मैटर नहीं करता, उसका प्रेजेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कॉरेस्पॉन्डिंगली उतनी हायर ही बन जाएगी, चाहे वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है चाहे वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन में माइंडेड एवरी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, तो इसीलिए उसे हम आज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करेंगे। तो इसका और इसके आंसर में कोई फर्क नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, words are formed by permuting the letters of the word. A word is selected at random, then probability of getting the strings can rad both. इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है probability of occurrence of event A and occurrence of event B. इसके occurrence को मैं event A कंसिडर कर रही हूँ और इसके occurrence को मैं event B कंसिडर कर रही हूँ। दोनों के occurrence को हमें कंफर्म करना है। तो एक काम करते हैं, CAN हमने आज 1 ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लेना है एंड RAD आज द सेकेंड ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लेना है। तो अब हमारे पास 6 लेटर्स यूज हो गए 2 ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन में और 1 लेटर हमारे पास बच गया है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि CAN दैट इज 1 ऑब्जेक्ट, RAD दैट इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड S विच इज द थर्ड ऑब्जेक्ट, इन 3 ऑब्जेक्ट के कितने अरेंजमेंट्स आप कर सकते हो। सो आंसर इज 3 फैक्टोरियल। सो वी विल से प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 3 फैक्टोरियल अपॉन टोटल। अब बताएं क्या हमारे पास यहाँ कोई आइडेंटिकल लेटर्स है, क्योंकि टोटल तो 7 लेटर्स है तो उनका परम्यूटेशन कितना होगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन C तो आइडेंटिकल नहीं है, A 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, N एक ही बार है, R एक बार है, D भी एक ही बार है, S भी एक ही बार है, राइट। सो इसे 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल जिसे कि हम यहाँ लिख देते हैं, सिंप्लीफाई करते हुए आप आंसर दे सकते हैं, ठीक। उसी तरह से प्रेजेंस ऑफ दिस but not this, that means question is talking about probability of A but not B, right। और आंसर करने का तरीका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं here। अब अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब CAN as a string as 1 ऑब्जेक्ट उस अरेंजमेंट में ऑकर करना ही चाहिए। सो वी हैव CAN as 1 ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग दैट वी हैव A R D S। तो हमारे पास है 5 ऑब्जेक्ट्स एंड पांचों के पांचों डिस्टिंक्ट है, तो उनका अरेंजमेंट हम कितने तरह से कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल बीच में, राइट। एंड 7 फैक्टोरियल इज द टोटल पॉसिबिलिटीज माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो बस सब्ट्रैक्ट करते हुए आप आंसर दे दें, फाइन। नेक्स्ट देखें नाइदर ऑफ इट, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर A नॉर B। इसकी कैलकुलेशन डी मॉर्गन्स लॉ से ये and this is a whole complement beta. So this is 1 minus probability of A union B and probability of, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 1 minus probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। इसमें से probability of A हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये दोनों तो हमारे पास है, बस P of B आप देख लें एंड P of B भी सेम वे ऑफ कैलकुलेशन। हमें RAD का प्रेजेंस चाहिए तो ये हो गया एक ऑब्जेक्ट,
जो रिमेनिंग हमारे पास 4 लेटर्स है दे आर ऑल डिस्टिंक्ट, आप देख सकते हैं CAN एंड S, राइट। तो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका अरेंजमेंट हम कितने तरह से कर सकते हैं, दैट विल बी 5 फैक्टोरियल, राइट। एंड प्रोबेबिलिटी के केस में दैट विल बिकम 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, फाइन। तो अब हमारे पास इन तीनों के वैल्यूज हैं, आप कैलकुलेट करते हुए आंसर दे दें, ठीक। नेक्स्ट बेटा, आउट ऑफ ए सेट ऑफ इंटीजर्स 4 आर सिलेक्टेड, लेट m बी द यूनिट प्लेस डिजिट इन देयर प्रोडक्ट। हमने 4 इंटीजर्स को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, उसके यूनिट प्लेस को अब हम स्टडी कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट यूनिट प्लेस डिजिट एज एन ऑड डिजिट। अब आप बताएं, यूनिट प्लेस की स्टडी की बात हो रही है तो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें यूनिट प्लेस डिजिट पे ही, और हमें पता है यूनिट प्लेस पे 0 से 9 तक, कंप्लीट नंबर सिस्टम के पास 0 से 9 तक की तो पॉसिबिलिटी है किसी भी डिजिट के लिए, राइट। तो 10 टोटल पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, और हमें प्रोडक्ट चाहिए ऑड। तो बच्चा हमने 4 नंबर लिया है, यूनिट प्लेस पे 0 से लेकर 9 तक की पॉसिबिलिटीज होती है, और हमें इसके यूनिट प्लेस पे ऑड ही चाहिए, राइट। कब पॉसिबल होगा, जब सभी के सभी ऑड हो। अगर इनमें से कोई भी एक इवन हो जाता है ना बच्चे, तो उस पूरे प्रोडक्ट को इवन में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर हम ऑड चाहते हैं तो चारों के चारों प्लेसेस पे ऑड डिजिट ही ऑकर करना चाहिए। अब 0 से 9 तक में हमारे पास 5 ऑड डिजिट्स होते हैं और 5 इवन होते हैं, तो पॉसिबिलिटीज आर ऑड, सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, सो 5 पावर 4 अपॉन ए टोटल, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं एंड दैट गेट्स सिंप्लीफाइड टू, फाइन बेटा। सेकेंड, इवन। इवन कब होगा, जब इन चारों प्लेसेस में से एटलीस्ट 1 प्लेस इज एन इवन डिजिट, राइट। क्योंकि अगर बाकी भी ऑड है ना, कोई एक बीच में इवन आ गया तो पूरे को इवन में ही कन्वर्ट कर देगा। तो अब क्वेश्चन कह रहा है एटलीस्ट 1 इवन डिजिट, एंड बच्चा एटलीस्ट 1 की डीलिंग हम कैसे करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी के केस में दैट इज 1 माइनस 0 टाइम्स इवन डिजिट। अगर किसी भी जगह पे इवन डिजिट आया ही नहीं तो क्या आया, ऑड डिजिट्स आए। ऑड डिजिट 5 पॉसिबिलिटीज है, दैट इज 5 पावर 4 अपॉन 10 पावर 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5/10 होल पावर 4, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर बेटा। थर्ड केस, वी वांट द यूनिट डिजिट टू बी 5, और बच्चा 5 तो एक ऑड डिजिट है ना, तो ये तो क्लियर हो गया कि चारों के चारों प्लेसेस पे ऑड ही आना है। और अगर हम 5 ही पर्टिकुलरली यूनिट प्लेस पे चाहते हैं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जब आप 5 को किसी ऑड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो यूनिट प्लेस पे 5 ही क्रिएट करके देता है, और अगर आप 5 को किसी इवन डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस को 0 में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो अगर हम यूनिट प्लेस पे 5 चाहते हैं तो सभी के सभी प्लेसेस पे ऑड डिजिट ही आना चाहिए, एंड एटलीस्ट 1 5 मस्ट बी देयर, एटलीस्ट 1 5 मस्ट बी देयर। अब बच्चा जो एटलीस्ट 1 5 है ना, इसका मतलब एग्जैक्टली 1 5, एग्जैक्टली 2 5 सम अप करना होता है। तो जब कभी भी इस तरह की डीलिंग हम करते हैं तो हम इवेंट ए कंसिडर करते हैं टू बी नो 5, कहीं पे भी 5 आया ही नहीं, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम सभी के सभी ऑड भी होना चाहिए। तो मैं ऑड होने को अगर इवेंट बी कंसिडर करूँ तो क्वेश्चन हमसे ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, एंड वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ B intersection A complement is probability of B minus probability of intersection of the two, correct। अब probability of B, इसका मतलब सारे के सारे places पे odd digit ही आना चाहिए। तो odd मतलब 5 possibilities are there, so 5 power 4। probability में लिखना है तो आप directly divide कर दे sample space के possibilities से, and then B intersection A मतलब सभी के सभी digits odd होना चाहिए, and no 5 should be covered, नो 5, राइट। एक ही बात कर रहे हैं, दोनों का साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस। अगर कहीं पे भी 5 नहीं है लेकिन ऑड है तो ऑड डिजिट्स हमारे पास क्या क्या है, 1 3 5 7 9। 5 को हमें यूज में नहीं लेना है, तो 4 चॉइसेस ही तो रहेगी है। क्लियर बेटा। आप इसे 5 पावर 4 माइनस 4 पावर 4 अपॉन 10 पावर 4 लिख लें, राइट। देन लास्ट वन, 0 चाहिए हमें यूनिट प्लेस पे। कब पॉसिबल है, जब जिन्हें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें से किसी न किसी के पास यूनिट प्लेस पे 0 हो, राइट। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी 0 है तो मल्टीप्लाई होकर तो 0 क्रिएट करेगा, दैट इज 1 केस। क्या सभी के सभी नॉन जीरो होते हुए भी, मतलब किसी के भी पास यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, क्या प्रोडक्ट में यूनिट प्लेस फिर भी 0 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 5 जब किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो उसे 0 में कन्वर्ट कर देता है यूनिट प्लेस को, करेक्ट है। तो केस 2 हम लेंगे जिसमें कि सभी के सभी
नॉन जीरो वाले केसेस, क्योंकि जीरो वाला केस हम सेपरेटली ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं, नॉन जीरो डिजिट्स का ही डिस्कशन यहाँ पे होगा। हैविंग एट लीस्ट 1 5, at least 1 5 and at least 1 even digit। फाइन। अब at least 1 की डीलिंग जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, तो इससे आप हमेशा हैंडल करना है आज इवेंट ए कंसिडर करना नो 5, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। उसी तरह से इसे हैंडल करने के लिए आप इवेंट बी कंसिडर करना वेयर नो इवेंट डिजिट, नो इवेंट डिजिट, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और तो दोनों केसेस के टोटल पॉसिबिलिटीज को सम अप करेंगे तो हमें फेवरेबल केसेस का पता चलेगा। तो करके देखते हैं। इट्स इज नाइदर ए नॉर बी एंड इसका आंसर आता है टोटल दैट इज 10 पावर 4, उसमें से आप रिमूव करेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। सो 10 पावर 4 माइनस एन ऑफ ए minus n of b plus n of a intersection b। Now look at बेटा 10 पावर 4 n of a क्या आएगा, a हमारे लिए है नो 5, लेकिन सभी के सभी डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स भी हैं। अब नॉन जीरो डिजिट्स है इसका मतलब 1 से 9 तक में है, लेकिन 5 कहीं पे भी है नहीं, तो पॉसिबिलिटीज क्या रह गया बेटा 8 पावर 5। अब दोनों केसेस के आंसर को हम कंबाइन करते हुए टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल फेवरेबल केसेस फ्रेम करेंगे। तो हम केस 2 को ही कंटिन्यू कर लेते हैं, पहले इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। हमें सभी के सभी डिजिट्स नॉन जीरो ही चाहिए, राइट, यूनिट प्लेस डिजिट का डिस्कशन हो रहा है। एंड हियर एटलीस्ट 1 5 मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, एंड हमें पता है दिस इज एन ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट एंड दैट विल बी total minus total possibilities minus n of a union b। अब बचा टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सभी के सभी डिजिट्स नॉन जीरो है, मतलब हर प्लेस पे 1 से 9 तक के ही चॉइसेस है। सो 9 पावर 4 माइनस n of a union b that is n of a minus n of b plus n of a intersection b। n of a क्या आएगा बेटा, कहीं पे भी 5 नहीं आए, लेकिन हर जगह 1 से 9 तक के ही डिजिट्स यूज हुए हैं, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स का ही केस है ये। तो अगर 5 नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है 1 से लेकर 9 तक बट नॉट 5, सो 8 पॉसिबिलिटीज। सो हर जगह 8 ऑप्शन ही है, ठीक। एन ऑफ बी मतलब कहीं पे भी इवन डिजिट नहीं आया तो क्या आया, ऑड डिजिट आया, राइट। एंड 1 से 9 तक में ऑड डिजिट कितने हैं, 5 है, सो दैट इज 5 पावर 4 प्लस दोनों का सेटिस्फाइंग, मतलब 5 भी ना आए और कहीं पे इवन डिजिट भी नहीं आए, मतलब हर जगह ऑड डिजिट आए बट नॉट 5। ऑड डिजिट हमारे पास 5 है, उसमें से 5 को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो 4 चॉइसेस हमारे पास रह जाती हैं, फाइन। अब केस 1 का आंसर हम देख लेते हैं। केस 1 इसका मतलब एटलीस्ट 1 जीरो की बात हो रही है, तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास 0 से 9 तक है, उसमें से नो प्लेस इज बिंग फिल्ड बाई ये जीरो, जीरो नहीं है तो 1 से 9 तक के ही, राइट। अगर हम इन दोनों को सम अप करते हैं बेटा तो ये हो जाता है कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विथ 10 पावर 4 माइनस 8 पावर 4 माइनस 5 पावर 4 प्लस 4 पावर 4 एंड प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है तो टोटल पॉसिबिलिटी से ये डिवाइड हो गया। क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता अगर जिस तरह से मैंने बताया एटलीस्ट प्रेजेंस ऑफ 1 है तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब नॉट हैपनिंग को अगर आप इवेंट ए कंसिडर करते हुए उसे ए कॉम्प्लीमेंट की तरह हैंडल करते, कहीं कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है, आप बहुत ईजिली इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, out of 3n consecutive natural numbers 3 are selected at random, probability that the sum is a multiple of 3। बच्चे 3 नंबर का सम 3 का मल्टीपल कब आएगा, जब ऐसे समझो कोई भी नंबर 3k टाइप का होगा या 3k + 1 टाइप का होगा या 3k + 2 टाइप का होगा। अब क्योंकि हमारे पास 3n नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर देयर, तो एक ग्रुप ऑफ 3 नंबर में 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में एग्जैक्टली एक 3k टाइप का होता है, 3k + 1 3k + हर तरह का एक एक आता है। तो अगर 3n नंबर्स है
तो 3-3 के ग्रुप में अगर हम डिवाइड करेंगे तो n ग्रुप्स विल बी देयर, और हर ग्रुप के पास तीनों कैटेगरी का एक एक नंबर होगा. सो कैन वी से इन तीनों का ही प्रेजेंस हमारे पास n टाइम्स है. फाइन. अब हमें 3 नंबर का सिलेक्शन करना है, वो 3 से डिविजिबल है. पॉसिबिलिटी क्या होगा, या तो तीनों के तीनों में इस टाइप का ले लो, या तो तीनों के तीनों में इस टाइप का ले लो, या तो तीनों के तीनों में इस टाइप का ले लो. 3 का मल्टीपल बन जाएगा. नेक्स्ट केस, अगर मैं इसे एक बार लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं 3n टाइप के 2 नंबर लेती हूँ ना, मुझे टोटल 3 नंबर का सिलेक्शन करना है, तो इन दोनों में से मुझे किसी एक को लेना होगा. वो कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं आ सकता. 3 से डिविजिबल बनने के लिए या तो ये सभी 3 के मल्टीपल में आए, 3 के मल्टीपल में आ जाए, या तो ये दोनों बराबर से हो. और बराबर से मतलब क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जैसे 3k + 1 को अगर आप एक बार लेते हो, तो 3k + 2 को भी आप या तो एक बार लो, या तो 3 का मल्टीपल +1, क्योंकि 3 के मल्टीपल में जब आप लोगे ना, वो 3 से डिविजिबल बना देगा. बस उसका नेट प्रेजेंस आपके पास एक बार बचना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम इसे एक बार लेते हैं, इसे एक बार लेते हैं, तो इसे हमें एक बार लेना होगा. और हमें 3 नंबर चाहिए, तो हम 4 तक तो जा ही नहीं सकते. फाइन. तो ये हो गया हमारे टोटल पॉसिबिलिटीज. राइट, ये हो गए 4 केसेस. अब आंसर करते हैं. यहाँ पे आंसर आ जाएगा NC3. NC0 इंटू NC0 तो 1 ही होता है, और NC3 और NC3 और NC1 इंटू NC1 इंटू NC1. ये हो गए टोटल पॉसिबिलिटीज अपॉन 3n नंबर्स में से कोई 3 का हम सिलेक्शन कर रहे हैं. राइट. सो आंसर इज 3 टाइम्स ऑफ NC3 प्लस n इंटू n इंटू n n³ अपॉन 3nC3. ठीक है बच्चा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. फॉर ए सिंगल पोस्ट ABC applied, the probability of A getting selected is twice that of B and B getting selected is thrice that of C. तो अगर हम probability of C के सिलेक्शन को P कंसिडर करें, तो इससे probability of B getting selected is 3 times that of B. So probability of B would be 3P and probability of A is twice that of B. B की 3P है, तो A के लिए वो हो जाएगा 6P. ठीक. अब जब हमारे पास एक सेट ऑफ इवेंट्स होते हैं जिनमें से एक पोस्ट है, मतलब कोई ना कोई सिलेक्ट जरूर होगा. राइट. सो दे आर एग्जॉस्टिव एंड एट द सेम टाइम कोई 2 का सिलेक्शन नहीं हो सकता. इसका मतलब दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल. जब एक सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, मतलब कोई ना कोई तो सिलेक्ट होना ही है, ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी ना आए. और वो जो सिलेक्शन होना है वो एक का ही होना है, मतलब वो 2 नहीं हो सकते. तो इन A का सिलेक्शन एंड B का सिलेक्शन वी कैन से दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. दोनों का साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता. राइट. तो जब कभी भी हमारे पास एक सेट ऑफ इवेंट्स होते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है, इन दैट केस सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज बच्चे या तो A सिलेक्ट होगा, या तो B सिलेक्ट होगा, या तो C सिलेक्ट होगा. ये जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है दिस इज 1, क्योंकि ये कंप्लीट चीज है, या तो A आएगा, या तो B आएगा, या C आएगा. सो दैट मेक्स द कंप्लीट थिंग. प्रोबेबिलिटी के केस में कंप्लीट मतलब 1. So this comes out to be 10p, that is 1. P is 1/10. और हमें क्वेश्चन ने पूछा है A के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, मतलब 6p की बात कर रहा है. So that is 6/10. क्लियर. सिंप्लीफाई कर ले, इट इज 3/5. फाइन बेटा. इसके साथ साथ आप ये भी देख लें, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है. एंड प्रोबेबिलिटी 0 ये कब होता है? इम्पॉसिबल इवेंट्स के लिए, मतलब उसका चांस ही नहीं है, वो कभी हो ही नहीं सकता. इन्हें हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. और प्रोबेबिलिटी 1 होता है श्योर इवेंट, हम उसे कहते हैं 100% चांस है, कुछ भी सेकंड ऑप्शन नहीं है, श्योर इवेंट. ठीक है. अब आगे बढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 × 2 matrices are formed using 0 and 1 as the elements. Then probability that the determinant value is 0. बच्चा अगर हम 2 × 2 मैट्रिक्स फ्रेम करते हैं और उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करते हैं, तो वी नो द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज दिस माइनस दिस, राइट, AD माइनस BC, एंड वी वांट इट टू बी 0. दैट मीन्स वी वांट दिस, राइट. अब बताएं 0 एंड 1 एज एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, तो AD की पॉसिबिलिटीज़ क्या आ सकती है? अगर हम 0 एंड 0 लेते हैं तो 0 आएगा, 0 एंड 1 लेंगे 0, 1 एंड 0 लेंगे वो 0, 1 एंड 1 लेंगे तो ये 1 है. उसी तरह से BC, B इंटू C की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 0 0 देन 0 0 1 देन 0 1 0 0 1 1, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है. तो अगर हम AD इज इक्वल टू BC काइंड ऑफ मैट्रिक्स चाहते हैं,
तो हमें क्लियर है या तो दोनों ही 0 होना चाहिए या दोनों ही 1 होना चाहिए। अब ABCD की पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। बताएं, अगर दो नंबर इस लिस्ट में से है एंड उनका प्रोडक्ट हमें 0 चाहिए, कब पॉसिबल है? या तो दोनों ही 0 रहे होंगे या दोनों में से कोई ना कोई 0 रहा होगा। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो AD कैन बी डिसाइडेड इन 3 वेज एंड BC कैन बी डिसाइडेड इन 3 वेज, राइट। एंड 1 कब आता है? जब दोनों ही 1 हो, राइट। सो 1 वे ऑफ डिसाइडिंग A एंड D एंड 1 वे ऑफ डिसाइडिंग B एंड C। तो टोटल बेटा 10। आउट ऑफ कितने मैट्रिसेस हम इस तरह से बना सकते थे? 2 into 2 into 2 into 2, 2 power. Answer is 5 by 2 power 4 is 16, right? Clear beta? Next question, very interesting question. A basketball team consists of 6 front court and 4 back court players. If players are divided into roommates at random, तो पेयर वाइज मतलब 2 इन शेयरिंग रूम से हमारे पास उन्हें हमने पेयर में डिवाइड कर देना है। तो अगर हम सैम्पल स्पेस की बात करें तो डिवीजन इनटू सेट्स की बात हो रही है। तो टोटल हमारे पास 10 मेंबर्स आर देयर। 2 के साइज में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 सेट्स तैयार होंगे। तो 2 फैक्टोरियल पावर 5 इंटू 5 सेट्स ऑफ इक्वल साइजेस। क्लियर? ये हुआ सैम्पल स्पेस। अब आगे बढ़े। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली को नोट करना है। 2 पेयर्स हैव 1 फ्रंट कोर्ट एंड 1 बैक कोर्ट प्लेयर। तो सबसे पहले डिसीजन ले लेते हैं कौन से 2 फ्रंट कोर्ट, क्योंकि 2 टीम हम बनाने वाले हैं, एंड 2 बैक कोर्ट प्लेयर्स हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इनको सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो मेंबर्स बच जाते हैं वो है 6। उन 6 को जब आप पेयर में डिवाइड करेंगे, रूममेट्स बनाएंगे, तो ये ध्यान रखना है कि फर्दर एक फ्रंट कोर्ट एंड एक बैक कोर्ट का कोई पेयर क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली 2 पेयर्स चाहिए थे जो हम यहाँ से क्रिएट करने वाले हैं। अभी यहाँ से क्रिएट करेंगे तो फर्दर जो हमारे पास 6 मेंबर्स बचेंगे उनमें इस तरह की पेयरिंग हमें नहीं चाहिए होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले इनको हम पेयर में डिवाइड कर देते हैं। हमने सिलेक्ट कर लिया 2। लेट्स टेक F1 एंड F2 है, B1 एंड B2 है। हमने इन्हें टीम में डिवाइड करना है। तो करने का तरीका क्या होगा? किसी भी एक मेंबर को हम कहेंगे अपने ऑपोजिट साइड में से किसी एक मेंबर को सिलेक्ट कर लो। तो F1 हैज 2 चॉइसेस। ठीक है, जैसे ही F1 ने अपना रूममेट डिसाइड कर लिया, रिमेनिंग जो बचेंगे ऑटोमेटिकली दूसरे टीममेट्स बन जाएंगे। करेक्ट है? तो इतने तरह से हम इसको फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बच जाते हैं 2 बैक कोर्ट प्लेयर्स, 2 बचे हैं, और इसके हमारे पास बचे हैं 4। अब इसका एक और इसका एक पेयरिंग नहीं हो सकता। अब जो भी होगा इंटरनली होगा। तो इस 2 को हमें एक टीम बना देना है, राइट। रूममेट्स का जो टीम है, जो पेयर है, वो हमें इन्हीं का ही फ्रेम करना होगा, दैट इज 1 वे। एंड यहाँ पे जो 4 बचे हैं उनको 2-2 में हमें डिवाइड करना है, मतलब 2 सेट्स बनाने हैं ऑफ साइज 2 ईच। हो गया बच्चा, इसको आप इससे डिवाइड कर दें, सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लें। फाइन, नेक्स्ट देखें। इससे एज ए स्पाइडर एट 2,3 टेक्स 8 स्टेप्स आइदर अपवर्ड और राइटवर्ड। उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, या तो वो अपवर्ड मूव करेगा या तो वो राइटवर्ड मूव करेगा, और हर बार 1 यूनिट का ही स्टेप वो लेगा। देन प्रोबेबिलिटी दैट इट रीचेस 8,5 एट द एंड ऑफ 8 स्टेप्स। अब सैम्पल स्पेस से बिगिन करो। अगर वो किसी भी जगह पे से 2,3 पे है, वहां से या तो अप जाएगा या राइट जाएगा। उसके पास हर बार 2 तरह के स्टेप लेना परमिटेड है। सो 2 into 2 into 2, तो दे आर टोटल 8 स्टेप्स। तो हर स्टेप के लिए उसके पास 2 चॉइसेस है, राइट। अब देखते हैं फेवरेबल पॉसिबिलिटीज क्या होगी। तो बच्चा स्पाइडर जहां कहीं भी है, आपको एग्जैक्टली कोई ग्राफ कोऑर्डिनेट्स प्लेन पे करने की जरूरत नहीं है। आप देखो एक्स में जो गैप है वो कितना है, 6 यूनिट का है, और हर बार उसे 1 यूनिट का स्टेप लेना होता है। एंड एक्स कोऑर्डिनेट मतलब राइटवर्ड मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो राइटवर्ड उसको कितने स्टेप्स लेना पड़ेगा? 6 स्टेप्स लेना पड़ेगा। अब वाई कोऑर्डिनेट का देखो डिफरेंस क्या है, 2। इसका मतलब राइटवर्ड 6 स्टेप्स, अपवर्ड 2 स्टेप्स। ये जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा वो इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकता, राइट। अब राइट कब ले रहा है और अप कब कर रहा है वो उसका चॉइस है, लेकिन इतने इन टोटल उसको लेना पड़ेगा। जैसे अगर अप गया, फिर अप गया, फिर राइट गया, राइट गया, राइट गया, 6 स्टेप्स गया, राइट, वहीं पे वो पहुंच जाएगा। अगर वो पहले अप गया, फिर राइट गया, फिर राइट गया, फिर अप गया, फिर राइट गया, जैसे ही वो इतने स्टेप्स कंप्लीट करता है उस जगह पे पहुंचेगा ही, चाहे वो ऑर्डर वो कुछ भी रखे। ठीक है, अब बताएं जो 8 स्टेप्स है हमारे पास, उनको वो इस तरह से अगर फॉलो करता है तो कितने वेज में कर सकता है? तो इसे 8 में से कोई 6 आप चूज कर लो, वहां वो राइट जाएगा और रिमेनिंग में वो अप जाएगा, राइट। सो दैट कैन हैपन इन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखें। कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 without replacement from a pack of 52 playing cards until 2s appear.
देन प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड एस अपीयर्ड इन द 10th ड्रॉ। कार्ड्स हम तब तक ड्रॉ करते रहेंगे जब तक 2 एस हमारे हाथ में नहीं आ जाते हैं। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड एस इज ड्रॉन इन द 10th ड्रॉ। ध्यान देना, हियर दिस इज द 10th ड्रॉ और हमें यहाँ पे एस ही चाहिए। दैट मीन्स जो फर्स्ट 9 ड्रॉज है उसमें एग्जैक्टली 1 एस आना ही चाहिए एंड रिमेनिंग 8 शुड बी नॉन एस। क्लियर है? अब इसकी प्रोबेबिलिटी का हमें डिस्कशन करना है। तो टोटल पॉसिबिलिटी पे आ जाता है बच्चा। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 52 वेज, सेकेंड 51 एंड सो ऑन, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। टोटल कार्ड्स ड्रॉन है 10, सो 52 P 10। ठीक है, नंबर जब कॉन्टिन्यूएशन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाइड होते हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ NPR, और आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ 10 आउट ऑफ 52। अब फेवरेबल केसेस कितने होंगे, तो उसके लिए इस स्लॉट पे तो ऐसे ही आना है। हमारे पास टोटल कितने ऐसे 4 है, सो 4 वेज ऑफ फिलिंग अप दिस प्लेस। अब यहाँ पे हमारे पास एक एस और 8 नॉन एस कार्ड्स चाहिए एंड टोटल 52 के पैक में हमारे पास 4 एस होते हैं एंड 48 नॉन एस कार्ड्स आ गया। ठीक, तो सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लो कि कौन से 8 नॉन एस कार्ड्स यहाँ पे यूज होंगे। 48 C8 एंड 3 एस है हमारे पास, उसमें से कोई एक का आप सिलेक्शन कर लो और आप उन्हें अरेंज कर दो इनटू दिस, क्योंकि हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट्स आ दिया। 9 स्लॉट में किसी भी ऑर्डर में वो आ जाए, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। फाइन बेटा, तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। बस इससे आप सिंप्लीफाई करके आंसर दे दें। और इसमें अभी प्रैक्टिस का काफ़ी स्कोप है। ओके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में अभी हमने कुछ कवर किया है, कुछ का स्कोप और है। तो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस एंड देन at the same time we'll continue with our next topic of discussion, that is conditional probability. ठीक है बेटा, so closing it here.